कहाँ तक हो गया था बच्चे? लास्ट क्लास क्या पढ़ाए थे? सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप शुरू किए थे और एक और उसका एक क्वेश्चन भी करवाया था। क्वेश्चंस भी करवाया था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट इंट्रोपी टर्म लिया था। इंट्रोपी टर्म, इंट्रोपी क्या होता है ये तो बताया होगा। इंट्रोपी। हाँ सर। हाँ सर। ओके। उसके बाद लिख लीजिए इंट्रोपी एंड इट्स कंडीशंस। तो ये एक चीज ध्यान रखना। सबसे पहले ये देखो आप, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस टोटल का मतलब होता है दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस टोटल को हम लोग डेल्टा एस यूनिवर्स भी बोला करते हैं, यूनिवर्स। पहला कंडीशंस है, अगर आपका डेल्टा एस टोटल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस विल बी spontaneous and irreversible। सर अगले क्लास आप ये करवाया था। ये हो गया था। हाँ सर। अच्छा है, तीनों कंडीशंस हो गया था। डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 रहता है तो क्या होगा, और डेल्टा एस नहीं टोटल, नहीं, वो बस पहला वाला हुआ था। लिख लो। तीन कंडीशन है, डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। अगर डेल्टा एस टोटल अगर इक्वल टू 0 होगा तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस। प्रोसेस विल एट इक्विलिब्रियम। और अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 होता है तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज the process will at equilibrium and reversible। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है। अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। अगर डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 होता है तो प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल। चलो, अगर ये समझ गए हैं उसके बाद देखिए आप, उसके बाद लिखिए आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट लिखिए आप। ये क्या है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है यही कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
ये जो डेल्टा एस टोटल होगा ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब होता है कि इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, entropy of the universe is increasing since all the natural process is spontaneous। जो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं। सो इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि हम लोग जानते हैं नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं, और अगर नेचर में, अगर आपके सराउंडिंग में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो जरूर आपका सिस्टम का, आपका जो यूनिवर्स का एंट्रोपी डे बाय डे बढ़ता जाएगा। यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेनली इंट्रोपी से डील करता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताया था दैट इज मेनली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज मेनली डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है ये समझ गए हैं आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उसके बाद लिखें आप इसका मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ इंट्रोपी। ये ध्यान रखना है, फॉर स्मॉल चेंज इन इंट्रोपी अगर निकालना है, स्मॉल चेंज इन इंट्रोपी को हम ds से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्मॉल चेंज इन इंट्रोपी निकालना है तो ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t होता है, dq रिवर्सिबल अपॉन t। अगर ओवरऑल चेंज निकालना है, फॉर ओवरऑल चेंज इन इंट्रोपी, तो ये क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा तभी ओवरऑल चेंज निकलेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशंस आता है ये डेल्टा एस आएगा और ये एज इट इज रहेगा। अगर मैं बोल दूं कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि कोई कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेकर चले जाते हैं, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, q रिवर्सिबल होता है, और टेम्परेचर को बाहर निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आपको कि डेल्टा एस इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t होता है। उसके बाद आगे लिखें आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये क्या कहता है, ये बोलता है इंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन substance at
0 केल्विन इज 0। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी इंट्रोपी से डील करता है। इसका यही बोलना है कि किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का इंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या बोलना था कि यूनिवर्स का एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके यूनिवर्स में बहुत सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर हो रहा है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द इंट्रोपी, ये भी इंट्रोपी से ही डील करता है, बट ये क्या बोलता है, किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का इंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होगा। इसका यही बोलना क्या है, entropy of any substance at 0 Kelvin will be 0. Entropy of any perfectly crystalline substance क्या होगा, 0 केल्विन पर 0 होगा। This is your third law of thermodynamics. उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझे गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जैसे आपको पता है, मैं बताया था इंथाल्पी। इंथाल्पी इज व्हाट, U माइनस TS, सॉरी U माइनस U प्लस PV, ये आपका इंथाल्पी होता था। इसी तरह गिब्स एनर्जी भी एक फंक्शंस है। गिब्स एनर्जी भी क्या है, एक फंक्शंस है। अगर आपको गिब्स एनर्जी का नॉलेज हो जाएगा तो आप भी स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन बता सकते हो। तो ये ध्यान रखना है। तो गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू, पहले ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, G इज इक्वल टू H माइनस TS होता है, बेसिक फॉर्मूला। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, TdS माइनस SdT। आपको पता है ना डिफ्रेंसिएशन ऑफ U इंटू V का डिफ्रेंसिएशन पता है ना, कि पहले मान लो कि T को बाहर रख लिए और DS को डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर हम S को बाहर रख लिए और DT को डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो ये डिफ्रेंसिएशन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा, SdT वाला जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, dG इज इक्वल टू DH माइनस TTS। अगर सबको इंटीग्रेट कर दूं ओवरऑल चेंज निकालने के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा G, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा H, और ये क्या हो जाएगा, T डेल्टा S। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना है आपको कि डेल्टा G सिस्टम, ये सब सिस्टम है, सिस्टम का है। डेल्टा G सिस्टम इज इक्वल टू माइनस T डेल्टा S टोटल। ये भी रिलेशंस आपको कहीं कहीं पर यूज होगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। फिर ये देख लीजिए, यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, डेल्टा H डेल्टा S, और यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा G। अच्छा, ये टेबल पहले बनाने के पहले ये यहाँ पर पहले ये देखें, उस टेबल पर बात पर आएंगे। पहले आप उसके पहले वो छोड़ दो, अभी अभी यहाँ पर फोकस करें। लिखो कंडीशन ऑफ, सिंपली कंडीशन लिखिए, कंडीशंस
देखो अभी मैं बताया कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में कंडीशन आपसे पूछूं कि स्पॉन्टेनियस का कंडीशंस क्या होगा, तो बताओ ये पॉजिटिव, ओवरऑल ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अगर डेल्टा जी सिस्टम का वैल्यू लेस देन जीरो आता है तो हम बोलेंगे कोई भी प्रोसेस क्या है मेरे लिए, स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल है। तो यही चीज मैं लिख रहा हूं। पहला कंडीशन क्या, अगर डेल्टा एस टोटल के फॉर्म में बोलूं तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता था तो स्पॉन्टेनियस होता था। और यह हम ये भी लिख सकते हैं, अगर डेल्टा जी सिस्टम का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो भी जो आपका प्रोसेस क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। दूसरा देखो, हम बताए थे कि अगर डेल्टा एस टोटल का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, देखो अगर इसका लेस देन हो गया, ये लेस देन है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर डेल्टा जी के टर्म्स में बात करूं तो डेल्टा जी सिस्टम का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो प्रोसेस होने वाला है, प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। तीसरा चीज, अगर आपका डेल्टा एस टोटल का वैल्यू जीरो है या डेल्टा जी टोटल का वैल्यू अगर जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, मतलब रिएक्शंस, जो भी प्रोसेस है आपका इक्विलिब्रियम पर है। तो ये चीज तीनों आपको डेल्टा एस के टर्म्स में भी कंडीशन ध्यान रखना है, डेल्टा जी के टर्म्स में भी कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी प्रोसेस का डेल्टा जी टोटल, सॉरी डेल्टा जी सिस्टम का वैल्यू अगर लेस देन जीरो होता है तो प्रोसेस हमेशा आपका स्पॉन्टेनियस होगा एंड इरिवर्सिबल होगा। अगर डेल्टा जी सिस्टम का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो प्रोसेस आपका हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल होगा। अगर डेल्टा जी टोटल का वैल्यू, अगर यहाँ पर टोटल, यहाँ पर सिस्टम लिख लीजिए, सिस्टम का वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो होता है तो दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब यहाँ पर आगे बढ़ता हूं, अब इस पर आता हूं। ये टेबल देखिए, हम एक टेबल बना रहे हैं और इधर आपका रिमार्क्स है, रिमार्क्स। देखो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, ये भी निगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। चार कंडीशन है। तो आप इसको समझे, हम जानते हैं ये डेल्टा जी इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी क्या बोला जाता जा रहा है कि डेल्टा, इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ये कैसा वैल्यू है, ये बोल रहा है कि पॉजिटिव है। तो ये ओवरऑल इतना, ये वैल्यू क्या होगा बताओ, अगर ये पॉजिटिव है और यहां पर एक माइनस साइन है तो ओवरऑल ये वैल्यू निगेटिव होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। तो बताओ स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमको डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। तो क्या चीज करूं, अगर ये वाला टर्म, ये वाला टर्म अगर डोमिनेट कर जाएगा तो तभी ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी ये वैल्यू, ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये टर्म ओवरऑल निगेटिव होगा और इस पॉजिटिव पर डोमिनेट कर जाएगा और ओवरऑल डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ये कंडीशन आप देख रहे हो, इट विल बी स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर हाई रखोगे तभी जाकर आपका डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं रिमार्क्स में, इफ टेम्परेचर इज हाई, अगर आपका टेम्परेचर हाई है तब क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा और जो भी आपका, और
जो भी रिएक्शंस होगा, जो भी प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अब यहां पर समझने की कोशिश करें, यहां देखो सेकेंड वाला कंडीशंस, फिर से मैं लिख ले रहा हूं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी ये वैल्यू क्या देख रहे हो, पॉजिटिव है। ये वैल्यू कैसा है, देखो यहां पर निगेटिव है। तो अगर ये निगेटिव है तो ये टर्म का वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मतलब ये कंडीशंस पर आप टेम्परेचर को बढ़ा घटाकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये जो वैल्यू है ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। अगर आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो ये क्या होगा, ये जो प्रोसेस है, ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, इट विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये लिख देता हूं, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसे लिखता हूं, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर आप रख लो, ये हमेशा डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तीसरा देखिए, तीसरा फिर से मैं लिख ले रहा हूं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी क्या देखो, इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ये वैल्यू क्या देख रहे हो, पॉजिटिव है। ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। ओवरऑल ये वैल्यू निगेटिव होगा। मतलब आप इस कंडीशन, ये जो कंडीशंस है, टेम्परेचर को आप कुछ भी कर लो, ये हमेशा ओवरऑल डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आने वाला है। मतलब ये लिख लीजिए कि इट इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। आप टेम्परेचर का वैल्यू कुछ भी रखो, डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव आने वाला है। फोर्थ कंडीशन देख ले। फोर्थ कंडीशन फिर से एक बार फॉर्मूला लिख ले रहा हूं। अभी डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है और ये भी वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी आपको ये डेल्टा एच को डोमिनेट करवाना है, ये वैल्यू को घटाना है। ये जो टर्म आप देख रहे हो पूरा इसको घटाना है, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तभी ये जो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा और प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसमें लिख लीजिए, इफ टेम्परेचर इज लो, तब क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो ये ध्यान रखना, ये टेबल बता दिए, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम पर ध्यान रखना। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मैं बताया हूं अभी हूं। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वैल्यू 0 है इक्विलिब्रियम पर, इसलिए क्या है, इसको टी इक्विलिब्रियम कर दे रहा हूं। तो यहां से ये ध्यान रखिएगा, टी इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद लिख लें गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्विलिब्रियम से डिनोट करते हैं। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहां पर ये लिख लीजिए आप, डेल्टा जी क्या है, दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी
gives free energy at non-standard conditions. non-standard conditions, किसी के आगे अगर नोट लग जाएगा ना, ये ऊपर में नोट लग जाए, इसका मतलब होता है दिस इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस. स्टैंडर्ड कंडीशंस, यहां पर ये पता है R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और Q क्या है? Q इज रिएक्शंस कोशिएंट, इसको बोलते हैं रिएक्शंस कोशिएंट बोला जाता है इसको. Q इज रिएक्शंस कोशिएंट. ये ध्यान रखना. अगर मैं इक्विलिब्रियम पर बात करूं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है और साथ ही साथ आपका Q का वैल्यू K इक्विलिब्रियम के इक्वल होता है. Q का वैल्यू K इक्विलिब्रियम K के इक्वल होता है. अगर ये चीज मैं इसमें अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. यहां से क्या निकल कर आएगा? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा. उसके बाद आगे देखें. उसके बाद नेक्स्ट लिखे थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले एक टर्म आपको बहुत मिलेगा, दैट वन इज इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस. इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस. इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस को कैसे डिनोट करते हैं ये देखें पहले. डेल्टा H, और रिएक्शंस के लिए इसलिए R लगा दूंगा. और इसको कहीं कहीं पर इस तरह से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर इस तरह से भी लिखा जाता है. तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? एक रिएक्शंस के दौरान जो भी हीट एक्सचेंज होगा, तो इसको लिख लीजिए. इट इज डिफाइंड एज heat exchange during a chemical reactions at constant pressure. It is defined as the heat exchange during a chemical reactions at constant pressure, that is called enthalpy reactions. एक रिएक्शन के दौरान जो भी हीट एक्सचेंज होगा, एक रिएक्शंस जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, उस दौरान जो भी हीट एक्सचेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस, हीट ऑफ रिएक्शंस. आपको यह भी पता है कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंथाल्पी. तो ये भी ध्यान रखना है. इसी तरह हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये भी बता चुका हूं. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H, और साथ ही साथ ये भी रिलेशंस बताया था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. तो ये सब का भी जरूरत पड़ सकता है, ये सब डिराइव कर चुके हैं. उसके बाद लिखे आप स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस. इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. नोट लग गया मिस स्टैंडर्ड हो गया. कैसे डिफाइन करेंगे?
दिस इज द enthalpy of reactions at standard conditions. ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, अगर आपका ये प्रेशर क्या रखना है, 1 बार प्रेशर मेंटेन करना है। अगर कोई गैस है उसका प्रेशर हम 1 बार मेंटेन करेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर मी। इसी तरह टेम्परेचर जो होगा ना, दैट विल बी फिक्स टेम्परेचर। ये ध्यान रखना, इस चैप्टर के लिए फिक्स टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कोई आपका एक्वस सॉल्यूशंस है तो उसका एक्वस सॉल्यूशंस है तो क्या करना है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर मेंटेन करना है। तो ये सब कंडीशन पर अगर आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस मेजर करोगे, दैट विल बी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर किया जाता है, बट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होता है वो भी बता दिया मैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखिए डिफरेंट इंथैल्पी different types of enthalpies, different types of enthalpies। सबसे पहला आप लिखें, that one is enthalpy of formations। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा एच एफ। एफ लग गया मीन्स फॉर्मेशंस, डेल्टा एच एफ। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज। लिखे आप, इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज comma when 1 mole of product is formed, 1 mole of product is formed from its constituent element in their standard state, तो ये क्या है, इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द हीट चेंज when 1 mole of product is formed from its constituent element in their standard state। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं इसको समझे हम यहाँ पर। जैसे मान लो कि मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या बोला गया है, 1 मोल प्रोडक्ट को फॉर्म करवाना है, किससे, फ्रॉम द इट्स एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। आपको पता है ये जो मिथानल है, मिथानल इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है, इसी सब एलिमेंट का यूज करना है, और ये सब एलिमेंट अपना स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर कि नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको जैसे पता है कि कार्बन मेनली कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर मी। हाइड्रोजन नेचर में H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन नेचर में O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब इसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका देखिए रिएक्शन लिखना होगा। तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या, कार्बन ग्रेफाइट। इसी तरह ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट ऑक्सीजन गैस। इसी तरह हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट हाइड्रोजन गैस। रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए। यहां पर आपको रखना है 1 मोल, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल प्रोडक्ट को फॉर्म करवाना है। 1 मोल प्रोडक्ट को फॉर्म करवाना है, कैसे,
इन्हीं सब एलिमेंट से फॉर्म करवाना है, बट ये सब एलिमेंट क्या होंगे, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट। तो देखो यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पर हाफ करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 है तो वहां पर 2 करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शंस में जो भी इंथाल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, मिथानॉल, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल। इसी तरह और भी एक रिएक्शन लिखकर देखता हूं, देखो अगर आपको अमोनियम क्लोराइड सॉलिड का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है, तो दिस कंपाउंड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन्स, हाइड्रोजन्स एंड क्लोरीन। और आपको पता है कि नाइट्रोजन नेचर में N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन नेचर में H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन नेचर में Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब क्या है, इसका स्टैंडर्ड स्टेट है, तो ये लिख देंगे। इसको बैलेंस कर लीजिए, ये एक ही मोल रहना चाहिए। नाइट्रोजन देख लो, यहाँ पर प्रोडक्ट में एक है तो यहाँ हाफ कीजिए, हाइड्रोजन 2 कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये हाफ करना पड़ेगा। इस रिएक्शंस में जो भी इंथाल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशंस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रिएक्शंस लिखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे हम। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद लिखें कैलकुलेशंस ऑफ enthalpy of reactions from heat of formation data। अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया हुआ है तो कैसे हम इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू, ध्यान रखना है, समीशन ऑफ म्यू आई हीट ऑफ फॉर्मेशंस आई, किसका लिखना है, पहले प्रोडक्ट का लिखना है, माइनस समीशन ऑफ म्यू आई हीट ऑफ फॉर्मेशंस आई, किसका लिखना है, रिएक्टेंट का। ये क्या बोलना चाहते हैं इसको लिखें, फिर मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शंस है, 2A गैस प्लस 3B गैस मिलकर 4C बना रहा है, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शंस है। इस रिएक्शंस के लिए मुझे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालना है, इस रिएक्शंस के लिए इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालना है। मान लो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोम बी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इज गिवन, आपको दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए समझें। सबसे पहले क्या किया गया, प्रोडक्ट का, ये म्यू आई क्या होता है, म्यू आई द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या करना है, 4 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, सी का, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट का लिखे। रिएक्टेंट में ए है, ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या, 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, ए का, प्लस 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, बी का। यही मतलब है, पहले प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन करना है आपको। इस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखें,
ये ध्यान रखना है, यहाँ नोट में एक बात लिख ले आप, एक पॉइंट लिख लीजिए नोट में। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशंस, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशंस of element in their standard state is always zero. Standard heat of formations of an element in their standard state is zero. किस किस एलिमेंट का, अगर जो कोई एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आपको पता है कि ब्रोमीन लिक्विड, नेचर्स में ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो ब्रोमीन लिक्विड का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी लिक्विड का, इसी तरह हीलियम हो गया, हीलियम गैस, इसी तरह आयरन है तो आयरन सॉलिड, जिंक, जिंक सॉलिड, जिंक सॉलिड। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब एलिमेंट का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो। जैसे कार्बन ग्रेफाइड, कार्बन ग्रेफाइड हो गया, अगर फोस्फोरस है तो व्हाइट फोस्फोरस का, अगर सल्फर है तो रोम्बिक सल्फर का। तो ये सब जो एलिमेंट दिख रहा है, ये सब एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज जीरो। ओके, उसके बाद आगे देखें। नेक्स्ट जो इंथैल्पी टर्म आपको समझना है वो क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज, it is defined as the enthalpy change when one mole of substance is undergoes complete combustions, in the excess of oxygens, मतलब इस डेफिनेशन में यही लिखा गया है कि एक मोल सब्सटेंस को जलाना है एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उस दौरान जो भी इंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शंस, उसको हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्शंस बोलेंगे। तो आपको इंथैल्पी ऑफ कंबस्शंस का भी रिएक्शंस लिखने आना चाहिए, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शंस का भी रिएक्शंस लिखने आना चाहिए। क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, समझे इसको। देखिए, अगर मान लो कि मैं इसका रिएक्शन लिखना चाहता हूं, इस सब्सटेंस का रिएक्शन लिखना चाहता हूं, तो एक मोल सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में जलाना है। आपको पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन जब होता है तो ये हमेशा CO2 गैस और वाटर बनाता है। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस कर दे, यहाँ पर एक मोल सब्सटेंस ये फिक्स रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। तो एक कार्बन तो यहाँ पर 1, 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2, ऑक्सीजन काउंट कर ले 2 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2। तो इस रिएक्शंस में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ किसका, मीथेन सॉलिड का।
अगर मान लो कि कार्बन ग्रेफाइड का हीट ऑफ कॉम्बस्शन का रिएक्शन लिखना चाहते हैं, एक मोल सब्सटेंस को जलाना है, कंप्लीट कॉम्बस्शन कराना है, तो ये क्या होगा, हमेशा क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शंस में जो भी इंथाल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड हीट ऑफ कॉम्बस्शन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। अगर मान लो हाइड्रोजन को जलाना है, हाइड्रोजन को, अगर इसका हीट ऑफ कॉम्बस्शन लिखोगे तो क्या होगा, एक मोल हाइड्रोजन को जलाना है एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, देन इट विल फॉर्म क्या, वाटर लिक्विड। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बैलेंस इट, बट आपको ये सोचना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा यू हैव टू मेंटेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस undergoes complete combustion in excess of air, then it will form water liquid. now balance it, इसको बैलेंस कर लो, देखो ये हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन के लिए हाफ करना पड़ेगा। इस रिएक्शंस में जो भी इंथाल्पी चेंज होगा दैट विल कॉल्ड हीट ऑफ कॉम्बस्शन ऑफ क्या, हाइड्रोजन गैस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंथाल्पी ऑफ कॉम्बस्शन का रिएक्शंस लिखते हैं, कैसे हम इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशंस का रिएक्शंस लिखते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, दूसरा फॉर्मूला है यहां पर, देखिए लिखो, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम इंथाल्पी ऑफ कॉम्बस्शन डाटा। अभी आपको इंथाल्पी ऑफ कॉम्बस्शन का डाटा प्रोवाइड करेगा और उससे आपको हीट ऑफ रिएक्शंस पूछेगा। तो ये क्या होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हीट ऑफ कॉम्बस्शन, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ हीट ऑफ कॉम्बस्शन। यहाँ पर ये ध्यान रखना रिएक्टेंट का पहले आता है, समीशन ऑफ म्यू आई हीट ऑफ कॉम्बस्शन ऑफ किसका, प्रोडक्ट का। क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, देखिए जैसे कोई रिएक्शन ले लेता हूं, मान लो कि 2A प्लस बी गिव्स राइज टू C प्लस 2D। इस रिएक्शन के लिए मुझे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। हीट ऑफ कॉम्बस्शन का डाटा दिया हुआ है A और B और C और D के लिए, तो कैसे अप्लाई करेंगे, 2 इंटू हीट ऑफ कॉम्बस्शन ऑफ A प्लस 1 इंटू हीट ऑफ कॉम्बस्शन ऑफ B, ये रिएक्टेंट का हो गया, माइनस 1 इंटू हीट ऑफ कॉम्बस्शन ऑफ C प्लस 2 इंटू हीट ऑफ कॉम्बस्शन ऑफ क्या, D। ये इस तरह से अप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हो। तो इंथाल्पी ऑफ कॉम्बस्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए, that is enthalpy of neutralizations, enthalpy of neutralizations, इसको हम इस तरह से डिनोट किया जाता है, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। तो ये क्या होता है इसको समझें, इसको लिख लें, इट इज डिफाइंड एज द enthalpy exchange, it is defined as the enthalpy change, comma, when 1 gram equivalence of acid is completely neutralized with 1 gram equivalence of base, 1 gram equivalence of base,
1 gram equivalence of acid is completely neutralized with 1 gram equivalent of base. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है. क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यहां देखे समझे. जैसे मान लो कि HCl और NaOH ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, NaCl बना लिया और प्लस वाटर लिक्विड बना लिया. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आप HCl, NaOH और NaCl ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स 100% डिसोसिएट हो जाता है. मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, 100% आयनाइज हो जाता है, ये अपने आप टूट जाता है 100%. इसी तरह Na+ भी और Cl- भी ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो आप क्या देख रहे हो, Na से ये कैंसल्स हो गया, Cl- से ये Cl- कैंसल्स हो गया. ये इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है क्या हो जाएगा बताओ. आपको बताना ये कितना लिए हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंस लिए हैं. ये भी कितना लिया गया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंस लिया गया है. तो फाइनल रिएक्शंस क्या होगा, H+ एक्वस प्लस OH- एक्वस इट विल गिव राइज टू वाटर लिक्विड. तो किसी भी एसिड बेस जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करेगा तो फाइनल रिएक्शंस यही आने वाला है. इसलिए इसको दूसरे तरीका से भी डिफाइन किया जाता है. कैसे, 1 मोल ऑफ H+, it is defined as the enthalpy change when 1 mole of H+ combined with 1 mole of OH- to form 1 mole of water. तो आप चाहें तो लिख सकते हैं दूसरे तरीका से. कैसे डिफाइन करेंगे, it is defined as the enthalpy change when 1 mole of H+ ions combined with 1 mole of OH- ion to give 1 mole of water. That is called enthalpy of neutralization. और इस रिएक्शंस का किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शंस का जो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो फिक्स होता है. तो ये ध्यान रखना है, इसका इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू याद रखना है. कितना होता है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.3 किलो जूल पर मोल. ये डाटा आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एस न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये वैल्यू फिक्स होता है. दैट वन इज -13.7 और या -57.3 किलो जूल पर मोल होता है. तो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. आगे लिखिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन या इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, डेल्टा HA. तो इसको लिख लें, ये क्या होता है, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. It is the enthalpy change, comma, when 1 mole of substance, 1 mole of substance is directly converted into gaseous atoms. 1 मोल सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस एटम्स में कन्वर्ट होना चाहिए. जैसे देखो, अगर आपके पास वाटर लिक्विड है
1 मोल सब्सटेंस है, तो इसको क्या करना है, इसको डायरेक्टली आपको गैसियस एटम्स में बदलना है, गैसियस एटम्स में बदलना है। तो इसमें जो इंथाल्पी चेंज होगा इसी को क्या बुलाएंगे, इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ किसका, वाटर लिक्विड का। इसी तरह और भी देखो, 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में बदलना है, तो इसमें जो इंथाल्पी चेंज होगा उसी को क्या बुलाएंगे, इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 मोल सब्सटेंस को डायरेक्टली गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना है, इसमें जो इंथाल्पी चेंज होगा उसी को क्या बुलाते हैं, इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसके बाद आप ये लिख लें, हेसेस लॉ। ये चैप्टर्स में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, हेस लॉ पढ़ना है और एक और टर्म एनर्जी को सीखना है, दैट वन इज बॉन्ड एनर्जी। उसके बाद ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा और पूरा आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो गया। अभी तक आपका कौन कौन सा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया मैं बता दूं एक बार। मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, पीरियोडिक टेबल्स ओवर हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग ओवर हो चुका है, गैसियस स्टेट ओवर हो चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम ओवर हो चुका है, आयनिक इक्विलिब्रियम ओवर हो चुका है, थर्मोडायनामिक्स ओवर हो चुका है, रिडॉक्स रिएक्शंस ओवर हो चुका है। इतना सारा चैप्टर्स ओवर हो चुका है। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बचा हुआ है, 10 मिनट में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक में भी सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर के बाद आपका आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये सब सीक्वेंस है, ये सब चैप्टर्स लगभग खत्म हो चुका है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे और उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 चैप्टर्स अभी तक बचा हुआ है, उसको हम खत्म करेंगे। मतलब एनसीईआरटी देखा जाए तो एनसीईआरटी का ये पूरा चैप्टर्स पहला बुक कंप्लीट है, सेकेंड बुक का भी पहला चैप्टर कंप्लीट है। अब हम सेकेंड चैप्टर्स पर सेकेंड बुक पर पूरा फोकस करेंगे। तो चलो ये चैप्टर्स को हम अगले क्लासेस में 10 मिनट और ये थर्मोडायनामिक्स लगेगा खत्म होने में, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव कर जाएंगे। थैंक यू। Thank you, sir.